ठीक है, तो आज हम प्री एक्लेम्शिया डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम एक्लेम्शिया पढ़ेंगे, लेकिन पहले प्री एक्लेम्शिया को समझ लेते हैं। प्री एक्लेम्शिया क्या है और इसका मैनेजमेंट कैसे कैसे किया जा सकता है। ये भी फिक्स क्वेश्चन है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की व्यू से और आपके कोई भी किसी भी कंपटीशन के व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले प्री एक्लेम्शिया क्या होता है? आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, ये आता है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, जेस्टेशनल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स के अंदर आता है। मतलब आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन क्या हो रहा है, अगर फीमेल का ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, उसके साथ और क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम अभी पढ़ेंगे। तो आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, या हम ये कहें सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, जो सबसे ज़्यादा पीक पॉइंट या सबसे ज़्यादा जो देखने को मिला है अगर सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में से भी, वो देखने को मिला है 32 वीक में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने बोला क्या होता है, हमने ये बोला कि प्री एक्लेम्शिया आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन देखने को मिलता है सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, और 32 वीक टू में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब एक और चीज़ बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमने ये तो बोल दिया। अब ये कैरेक्टराइज किसके साथ होता है? कैरेक्टराइज विद। अब जो प्री एक्लेम्शिया है उसमें मेन जो चीज़ें होती है 3 होती हैं। एक तो हाइपरटेंशन पहला, दूसरा एडिमा, तीसरा प्रोटीन यूरिया। ये 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर आपको प्री एक्लेम्शिया याद रखना है तो ये केवल 3 चीज़ें आप याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, केवल इसमें 3 चीज़ें होती हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे एक एक करके कि हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, एडिमा क्यों हो रहा है, प्रोटीन यूरिया क्यों हो रहा है। ठीक है, हमने ये बोला एक हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है जो जेस्टेशनल टाइम पे होता है आफ्टर 20 वीक। बिफोर 20 वीक भी देखने को मिलता है, लेकिन हम उसको प्री एक्लेम्शिया में कंसीडर नहीं करते क्योंकि उसमें सारे सिम्टम्स ये नहीं आते। ठीक है, हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर ये तीनों सिम्टम पहले आ सकते हैं किस केस में, हाइड्रेटिफॉर्म मोल या बाकी सारे कोई और डिजीज़ कंडीशन हो गई उसके कंडीशन में आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमको 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद ही देखने को मिलेंगे। प्री एक्लेम्शिया में पहली चीज़ 20 वीक ऑफ जेस्टेशन याद रखना है। पीक पॉइंट कब होता है? 32 वीक पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, ये किस किस में देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है इसका? जो एज सबसे मेन है। या तो ये अगर 18 ईयर से नीचे है, फीमेल की जो एज है वो बिलो 18 ईयर है तो उसमें भी देखने को मिल सकता है, या फिर मोर देन 35 वीक है, 35 ईयर है तो उसमें भी एडवांस एज में भी देखने को मिलेगा और प्री मेच्योर एज में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा किस में देखने को मिल सकता है? उसके अलावा ये देखने को मिल सकता है आपके ओबीस फीमेल में, या उस फीमेल में जिसको पहले प्री एक्लेम्शिया हुआ हो। ठीक है, जिसको पहले प्री एक्लेम्शिया हुआ हो उनमें देखने को मिल सकता है। मल्टी ग्रेविडा में भी देखने को मिलता है, लेकिन प्रीमी ग्रेविडा के कंपैरिजन में बहुत कम देखने को मिलता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फटाफट। रिस्क फैक्टर ऐसे ही हैं इसके, फीमेल्स में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होगा अभी हम वो आसानी से पढ़ लेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं, इसमें 3 चीज़ें जो होती हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाइपरटेंशन क्यों होता है। क्लियर है? हाइपरटेंशन क्यों होता है उसके बारे में बात करते हैं। कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक, तो हाइपरटेंशन होने का जो पहला कारण होता है, अगर फीमेल में जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, एक हार्मोन तो ये होता है, एक दूसरा हार्मोन कौन सा होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। ये दोनों आपने पढ़े होंगे। ये क्या करते हैं? वेसल्स को डायलेट करते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मल कंडीशन में वेसल्स को डायलेट। अब ये दोनों कम हो गए, बाई चांस अगर ये दोनों कम हो जाते हैं तो ये डायलेट की जगह पे अगर इनका लेवल कम हो जाएगा तो वेसल्स प्रॉपर डायलेट नहीं होंगी, डायलेट नहीं होंगी तो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो क्या होगा? बीपी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है। दूसरा एक थ्रोम्बोक्सिन होता है, थ्रोम्बोक्सिन। इसका काम होता है इन दोनों का उल्टा। इसका काम होता है क्या? ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो इसका अमाउंट कम होगा ज़्यादा होगा? अगर थ्रोम्बोक्सिन के बढ़ने से भी क्या होता है, ये बढ़ेगा तभी कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा होगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपका बीपी इंक्रीज हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, मैंने बोला प्रोस्टाग्लैंडिन और जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये दोनों तो वेसोडाइलेटर होते हैं,
और जो थ्रोम्बोक्सिन होता है वो वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। तो वैसोडाइलेटर अगर कम होंगे तो बीपी इंक्रीज होगा, वैसोकंस्ट्रिक्टर अगर इंक्रीज होंगे तो बीपी इंक्रीज होगा। तो दो कारण तो हमारे हाइपरटेंशन के ये हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब इस वजह से ही क्या होता है, एक और चीज़ होती है, जब प्रोस्टाग्लैंडिन कम होता है तो एक हार्मोन हमने जब किडनी वाला सिस्टम हम पढ़ रहे थे रास मैकेनिज्म, उसमें पढ़ा था एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। लंग्स में 2 हो जाता है जब एसी इनहिबिटर मिलता है। रास मैकेनिज्म अगर पढ़ना है आपको तो किडनी वाला सिस्टम दोबारा पढ़ लीजिएगा एक बार। तो एंजियोटेंसिन एक हार्मोन होता है जिसका काम क्या होता है, क्या करता था ये, वहाँ पे बीपी को बढ़ाता था, मतलब वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता था। तो यहाँ पे भी ये बीपी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन ये प्लेसेंटा सीक्रेट करता है एंजियोटेंसिनोजन वहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन प्लेसेंटा अगर कम सीक्रेट कर रहा है, सॉरी ज़्यादा सिक्रीशन कर रहा है, वो कब करता है ज़्यादा, जब प्रोस्टाग्लैंडिन और नाइट्रस ऑक्साइड कम होते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये दोनों लिंक हैं एक दूसरे से, ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब एंजियोटेंसिन बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, बीपी को बढ़ा देगा, क्योंकि हम इसका यूज़ कहाँ पे कर रहे थे, जहाँ पे बॉडी में बीपी कम हो रहा था। तो बीपी कम होता है तो एंजियोटेंसिनोजन, वैसे जो ड्रग वगैरह भी बनती है इसकी, तो इसका मेन काम होता है बीपी को इंक्रीज कर देना। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के कम होने से एंजियोटेंसिन बढ़ जाता है। तो तीसरा कारण हमको पता चल गया क्या, किसका, कि कैसे बीपी हमारा इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावा और भी बहुत सारे केस होते हैं। कैसे, आपने सुना होगा प्लेसेंटल इस्चीमिया, ये भी एक केस हो सकता है बीपी को, मतलब प्लेसेंटा में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती, ठीक है, तो उस केस में भी हो सकता है। और क्या, कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो गई, इन्फ्लामेटरी कंडीशन या इन्फ्लामेशन बोल सकते हैं सीधे, इसमें एक चीज़ रिलीज होती है, आपने सुना होगा साइटोकाइनिन, ठीक है। ये साइटोकाइनिन भी क्या करता है, बीपी को इंक्रीज करता है। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ हो गई तो क्या होगा, बीपी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये पहला चीज़ हमने पढ़ लिया हाइपरटेंशन। अब हम दूसरे वाले पे बात करते हैं जो है क्या, प्रोटीन यूरिया। क्या है, प्रोटीन यूरिया। इसका मैंने जो दूसरा रीज़न है, इसका जो दूसरा रीज़न है वो मैं प्री एक्लेम्शिया में बता दूंगा। एक्लेम्शिया में मैं दोनों दूसरी चीज़ भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों को मेंशन कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं बताऊंगा तो आप यहाँ से समझ लेना, क्योंकि जो एक्लेम्शिया है उसमें सारे सिम्टम यही होते हैं, बस दो और चीज़ें जुड़ जाती हैं एक्लेम्शिया में, एक सीजर और एक कोमा, ठीक है। तो प्रोटीन यूरिया कैसे होता है देख लेते हैं। अब प्रोटीन यूरिया का क्या केस है, अब सपोज आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, प्रोटीन जो आपका क्या है, जो आपके हार्मोन्स वगैरह हैं उनमें डिस्टर्बेंस आ रहा है, जो आपके हार्मोन्स वगैरह हैं उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो प्रोटीन यूरिया होता कहाँ से, हमने पढ़ा था बाउमन कैप्सूल, पढ़ा था बाउमन कैप्सूल। अब क्या होता है बाउमन कैप्सूल में, जब हमने ये पढ़ा था, ये हमारा बाउमन कैप्सूल था और कुछ ऐसे हमारा था ना, पूरा ही बना लेते हैं, ये हमारा बाउमन कैप्सूल था। सपोज यहाँ पे बाउमन कैप्सूल था, गलती बन रहा है, चलो हम ऐसा समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल इफरेंट आर्ट्रियोल जो भी आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ब्लड फिल्टर हो रहा था तो यहाँ पे कुछ सेल्स वगैरह थी, ठीक है। अब क्या होगा, अगर यहाँ से ब्लड वगैरह कम आएगा, ठीक, या ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा, दोनों केस हो सकते हैं। हमने बोला ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, हाइपरटेंशन हो रहा है। तो हाइपरटेंशन में ऐसा नहीं होता कि ब्लड सप्लाई ज़्यादा पहुंचती है ऑर्गन पे, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा पहुंचता है लेकिन ब्लड सप्लाई उतनी नहीं पहुंच पाती है, हार्ट फटाफट काम करने लग जाता है, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। उस टाइम पे क्या हो रहा था, बीपी कम हो रहा होता है। अगर यहाँ पे बीपी कम हुआ तो ये जो ग्लोमेरुलस की सेल है ये डैमेज हो जाएंगी, यहाँ पे डैमेज हो जाएंगी और यहाँ से आसानी से प्रोटीन नीचे चले जाएगा, ठीक है। इसको हम अच्छे से समझ लेंगे वहाँ पे। इतना क्लियर हो गया आपका, ठीक है। मतलब ये जो यहाँ पे एंडोथेलियम सेल्स होती है ना, कहने का मतलब है एंडोथेलियम सेल्स होती हैं बाउमन कैप्सूल में, या पोडोसाइट सेल्स होती हैं, ये अगर इनको ब्लड नहीं मिलता या कम मिलता है या बहुत ज़्यादा मिलता है तब भी ये डैमेज हो जाती हैं, अगर नहीं मिलता तब भी डैमेज हो जाती हैं। अब ये जो हमने पढ़ा था पोडोसाइट सेल्स के बीच में एक गैप होता है, ये भी हमने किडनी वाले सिस्टम में बता दिया था अच्छे से। और मैंने एक और चीज़ बोली थी कि किडनी से क्या क्या चीज़ें फिल्टर नहीं होती हैं, तो मैंने उसमें एक बोला था नहीं होती हैं, क्या एस्पिरिन बताया था, पेनिसिलिन बताया था और प्रोटीन भी बताया था कि नहीं होती है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अब ये जो सेल्स थी, यहाँ की सेल ही डैमेज हो गई क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रही थी या बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई पहुँच रही थी, तो अब ये प्रोटीन क्या हो जाएगा, लीक होना स्टार्ट हो जाएगा,
समझ में आ गया? हाइपरटेंशन की वजह से या वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से जो किडनी की फिल्ट्रेशन सेल्स थी या जो किडनी की सबसे अंदर वाली जो किसी भी वेसल्स की जो सेल होती है ना सबसे अंदर वाली एंडोथेलियम होती है, अब ये एंडोथेलियम बिना ब्लड के क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो ये क्या करेगी, आसानी से सारी चीज़ों को बॉडी से बाहर भेज देगी। क्लियर हो गया? तो ये प्रोटीन यूरिया करेगी। अब प्रोटीन यूरिया में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में आती है यहाँ से वो होती है ट्रेस। ट्रेस का मतलब होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का किडनी के थ्रू बाहर निकलना। अब ये ट्रेस क्या होता है? ट्रेस होता है जैसे नॉर्मल हमारा प्रोटीन निकलता है यूरिन में, ठीक है, अगर नॉर्मल कंडीशन है, डैमेज नहीं हुआ है, तब भी 0.1 ग्राम निकलता है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। अब ट्रेस किसे बोलते हैं ये पूछा जाता है, +1 ट्रेस क्या है, +2 ट्रेस क्या है, +3 ट्रेस क्या है, +4 ट्रेस क्या है, ठीक है। प्रोटीन यूरिया के केस में देखें, अगर प्रोटीन का अमाउंट बॉडी से 0.3 ग्राम बाहर निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, +1 ट्रेस। अगर 1 ग्राम प्रोटीन बाहर निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, +2 ट्रेस। अगर 3 ग्राम प्रोटीन बॉडी से बाहर निकल रहा है तो उसको बोलेंगे +3 ट्रेस। और अगर 5 ग्राम या 5 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन बाहर निकल रहा है तो उसको बोलेंगे +4 ट्रेस। क्लियर हो गया इतना? तो ये था हमारा प्रोटीन के बारे में। मैंने ये बोला कि नॉर्मल तो 0.1 ग्राम अगर निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन +1, +2, +3, +4 ये सीवियरिटी के अकॉर्डिंग है। मतलब अगर 5 ग्राम से भी ज़्यादा जा रहा है तो क्या होगा, फिर सीवियर कंडीशन आ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हमने पढ़ लिया प्रोटीन यूरिया। अब तीसरी कंडीशन कौन सी थी, एडीमा। अब एडीमा कैसे होता है ये देखते हैं। क्लियर हो गया? अब हम क्या कह रहे थे कि किडनी की जो वेसल्स हैं वो डैमेज हो रही थी, ठीक है, तो वहाँ से सारी चीज़ें निकल रही थी। अब ऐसे ही बॉडी में तो हर जगह वेसल्स हैं या बॉडी में हर जगह सेल्स हैं, है ना। तो एडीमा कैसे होता है, एडीमा होता है या तो प्रोटीन की कमी से हो सकता है। प्रोटीन की कमी से क्यों होता है ये मैं बताऊँगा कहाँ पे, एक्लेम्शिया में। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है जानना, यहाँ पे कैसे समझिए, जैसे हमने बोला कि ये कम हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 कम हो गया। क्लियर हो गया? अगर इनका लेवल कम होता है तो क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा। अब ये हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा, जो लीवर पे होगा, लीवर पे भी तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। लीवर पे ब्लड सप्लाई कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस होगा। यहाँ पे मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होगा ना, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये मेटाबॉलिज्म अगर डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म अगर डिस्टर्ब होगा तो यहाँ पे दो चीज़ें निकलती हैं। यहाँ पे दो टाइप के हमने पढ़े नहीं थे, एक होता है SGPT और एक होता है SGOT, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेडिन ट्रांसएमिनेस, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेडिन ट्रांसएमिनेस। इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं ALT भी, इसको दूसरा नाम है ALT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम MSN में डाइजेस्टिव वाला सिस्टम पढ़ेंगे देखेंगे कि इनमें से क्या चीज़ें में दिक्कत होती है। तो लीवर में SGPT होता है जिसको हम ALT के नाम से जानते हैं, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेडिन ट्रांसएमिनेस या एलेनिन ट्रांसएमिनेस। और एक होता है सीरम ग्लूटामेट ऑक्सलेट ट्रांसएमिनेस जिसको जानते हैं हम किससे, AST एस्पर्टेस ट्रांसएमिनेस के नाम से, ठीक है। तो इनका लेवल जो होता है SGOT का तो अप्रॉक्सीमेटली शायद 26 तक होता है और जो SGPT है वो 56 तक होता है नॉर्मल लेवल इनका, ठीक है। जब ये मोर देन 70 हो जाते हैं, 70 तक पहुंचने लग जाते हैं, जब इन दोनों का जो लेवल है वो 70 ज़्यादा हो जाता है, 70 mg/dl, ठीक है। जो मैंने बताया था 56 और 26 ना, वो mg/dl में थे, ठीक है। अगर 70 से ज़्यादा हो जाता है, अब जैसे यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचता तो इन दोनों का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और वो 70 तक पहुँच जाता है, ठीक है, 70 mg/dl, ठीक है। अब जैसे ये पहुँचता है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं SGOT और SGPT, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, ये कुछ फ्री रेडिकल सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं, फ्री रेडिकल रिलीज़ करते हैं। क्या करते हैं, फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, हमारे जो सेल होती है, हमारी जो सेल होती है या जो वेसल्स होती है उनकी एंडोथेलियम को भी डैमेज कर देती है। क्या कर देती है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला हाइपरटेंशन की वजह से लीवर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। जो SGOT और SGPT एंजाइम्स थे उनका लेवल ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है सबसे ज़्यादा। तो ये जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये फ्री रेडिकल्स सीक्रेट करते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, वेसल्स और सेल्स की जो एंडोथेलियम होगी, सबसे अंदर वाली लेयर होगी जो फिल्ट्रेशन होने देती है, जो मतलब बना के रखती है कि यही चीज़ें बाहर जाएंगी, इतनी चीज़ें अंदर आएंगी, उसको बना के रखती है,
ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं से वो डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती है, डैमेज। तो एंडोथेलियम के डैमेज होने से, बॉडी में जब एंडोथेलियम लेयर क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो क्या होगा, उससे जो भी फ्लूइड होगा वो सेल्स के बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है वहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे जो भी फ्लूइड है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं एडिमा। ठीक है, एडिमा को अब फटाफट से एक बार दोबारा से बता देता हूँ मैंने बोला एडिमा में के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अगर आपका प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह हमने बोला था इनकी कमी से हो रहा है, या आपका नाइट्रस ऑक्साइड कम हो गए तो इनकी वजह से लीवर में भी सप्लाई कम जा रही है। लीवर में अगर ब्लड सप्लाई कम जा रही है तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया, तो एसजीपीटी और एसजीओटी क्या हो रहे हैं, ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। इंक्रीज़ होने की वजह से क्या कर रहे हैं, ये फ्री रेडिकल सीक्रेट कर रहे हैं। अब ये फ्री रेडिकल सीक्रेट तो कर रहे हैं, ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ये क्या कर देते हैं, जो भी सेल होती है या जो वेसल्स होती है उनकी जो एंडोथेलियम होती है, एंडोथेलियम क्या होती है, एंडोथेलियम वो लेयर होती है ना जो पास करती है फ्लूइड को कितना अंदर रहना है, उसको एंडोथेलियम लेयर को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। अब ये डैमेज कर देंगे तो सेल से सारा का सारा फ्लूइड कहाँ पे आ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी इंट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएगा, सेल्स के बीच में आ जाता है। इंट्रा सेलुलर स्पेस में जैसे ही आता है तो हो जाता है क्या, एडिमा। क्लियर हो गया आपका। तो एडिमा इस तरीके से भी देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे मैं ये वाला नहीं बताऊंगा, यहाँ पे मैंने बता दिया है, तो ये वाला भी आप वहाँ पे जब एक्लेम्शिया लिखेंगे तो वहाँ पे भी लिख लेंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिए 3 चीज़ें। इसके अलावा और क्या हो सकता है, हमने बोला लीवर दिक्कत कर रहा है तो हमने 2 चीज़ें तो पढ़ ली थी, साइन एंड सिम्टम में 3 चीज़ें पढ़ ली थी। एक तो हाइपरटेंशन पढ़ लिया था, एडिमा पढ़ लिया था, प्रोटीन यूरिया पढ़ लिया था। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारे क्लासिकल साइन है प्री एक्लेम्शिया के। ठीक है, अब क्या होगा, इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा भैया, मेन सिम्टम क्या है, हाइपरटेंशन कितना हो जाता है, मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी, सॉरी। हाइपरटेंशन हो जाता है 140 से ज़्यादा। ठीक है, 140 से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा क्या, सिस्टोलिक प्रेशर, और 90 से ज़्यादा हो जाएगा क्या, डायस्टोलिक प्रेशर। उसी को बोलेंगे हम प्री एक्लेम्शिया। क्लियर हो गया। अब जब हाइपरटेंशन कभी भी होता है तो और क्या क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं इसके, बताइए। पहले तो हम लीवर डैमेज भी लिख लेते हैं, क्योंकि लीवर नेक्रोसिस होगी, क्योंकि लीवर में भी तो दिक्कत हो रही है, लीवर नेक्रोसिस हो सकती है पहला। अगला ब्लड विजन हो सकता है ना, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है आपका तो ब्लड विजन हो सकता है। क्लियर है। तो ये 2-3 साइन एंड सिम्टम भी और आप याद रख लीजिए। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हाइपरटेंशन में पढ़ेंगे हम, या जो आपने पढ़ी होंगी वो हाइपरटेंशन की लिख लीजिएगा, जैसे हेडेक होना, फिट्स आना। फिट्स तो नहीं आते इसमें, फिट्स आते हैं हमारे किसमें, एक्लेम्शिया में। प्री एक्लेम्शिया में कभी भी फिट्स या सीजर्स नहीं आते, कोमा में नहीं जाता पेशेंट। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्री एक्लेम्शिया। टाइप्स ऑफ प्री एक्लेम्शिया, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। 2 तरीके के टाइप होते हैं, एक होता है माइल्ड, एक होता है सीवियर। माइल्ड वाले केस में क्या होता है, अब हमने बीपी की बात करते हैं सबसे पहले। बीपी, तो इसमें जो अपर वाला बीपी है वो रहता है आपका कितना, 140 से 160 के बीच में हो सकता है, लेकिन 160 से ज़्यादा नहीं होगा। और 90 से 110 हो सकता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर, 110 से ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी चीज़ इसमें हम पढ़ते हैं क्या, इसमें जो हमने पढ़ा था प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया कितना देखने को मिलता है, जब हम प्रोटीन वगैरह चेक करेंगे तो कितना देखने को मिलेगा हमें, तो प्रोटीन यूरिया हमें देखने को मिलेगा 0.5 ग्राम। ठीक है, अब पढ़ते हैं सीवियर। अब इसमें मोर देन 160 अगर सिस्टोलिक प्रेशर और मोर देन 110 अगर डायस्टोलिक प्रेशर जा रहा है, mm/Hg लगा लेना पीछे से, तो ये क्या है आपका सीवियर प्री एक्लेम्शिया है। ठीक है, आपको जब एक्लेम्शिया पढ़ोगे तो उसमें कन्फ्यूज़न होगा। क्या कन्फ्यूज़न होगा, उसमें आप कहोगे सर एक्लेम्शिया तो बाद में आता है, उसमें ज़्यादा होता होगा, उसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सीवियर प्री एक्लेम्शिया कितना होता है, 160 से ऊपर जा रहा है, और डायस्टोलिक कितना जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ से हमारे टाइप हो गए क्लियर। अब हमारा क्या बचता है, और कुछ बचा और हमारा। ठीक है, अब हम सीधे सीधे इसकी बात कर लेते हैं। डायग्नोसिस तो आप लिख ही लेंगे। डायग्नोसिस में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर तो चेक करेंगे ही हम, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे। उसके अलावा प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी की वजह से भी हो सकता है, तो यूरिन देखेंगे, यूरिक प्रोटीन यूरिया के लिए। तो ये मेन सिम्टम्स ये हैं हमारे। ठीक है, मेन डायग्नोसिस ये हैं। तो ये हम उसमें भी बता दूंगा मैं, एक्लेम्शिया में तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, मैं वहाँ पे भी पूरी सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से आप लेके चलिए कि उसमें ज़्यादा आपको ना पढ़ना पड़े। ठीक,
दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं इसमें ड्रग्स की। ड्रग्स मतलब मेडिसिन की, ठीक है। अब मेडिसिन क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे बताइए फिर। तो मेडिसिन्स में अब हम, एक तो होता है जनरल मैनेजमेंट और एक होता है ऑब्स्टेटिक मैनेजमेंट, ठीक है। पहले तो हम जनरल मैनेजमेंट ही करते हैं। जनरल मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि भैया पहले असेसमेंट करोगे, सारी चीज़ें जैसे असेसमेंट वगैरह करते हैं, तो सीधे सीधे हम असेसमेंट की बात नहीं करते हैं। सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्ट की बात कर लेते हैं। अब रेस्ट क्यों? रेस्ट इसलिए देते हैं क्योंकि रेस्ट लेने से क्या होता है, किडनी अच्छे से वर्क करेगी और उसकी बॉडी में रेस्ट होगा तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा। यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा, बीपी अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। यूरिन आउटपुट कम होगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगा। रेस्ट से उसका बीपी बढ़ने के चांसेस कम रहते हैं। अगर वो एक्टिविटी करेगा तो ज़्यादा बढ़ेंगे ना, तो उस पेशेंट को सबसे पहले हमको देना होता है रेस्ट, पहला मैनेजमेंट। दूसरा आप क्या करोगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आती हैं कुछ। क्या आती हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आती हैं। रेस्ट के साथ साथ हैवी लिफ्टिंग के लिए भी मना करेंगे। तो ड्रग्स में, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में क्या क्या चीज़ें देते हैं इसमें, ये ध्यान रख लेना। क्या देते हैं? सबसे पहले जो ड्रग यूज़ करते हैं हम, लाबेटालॉल। लाबेटालॉल, ठीक है। लाबेटालॉल की डोज कैसी होती है? ये आपको 250 mg में देखने को मिल जाएगी। इसको हम देते हैं TDS। कैसे देते हैं इसको? 3 बार देते हैं एक दिन में। क्लियर हो गया आपका। अगला जो ड्रग ऑफ चॉइस है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की, वो है मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा, ठीक है, मिथाइल डोपा। अब मैं, हो सकता है मैं दूसरे वाले में आपको दूसरे वाले लेक्चर में ये ना बताऊं, जब एक्लेम्शिया बताऊं कि कौन सी मेडिसिन ड्रग ऑफ चॉइस एक्लेम्शिया में कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे ही मैं अलग से लिख रहा हूँ, आप वहाँ पे मेंशन कर लेना। ड्रग ऑफ चॉइस प्री एक्लेम्शिया में तो मिथाइल डोपा है। जो ड्रग ऑफ चॉइस एक्लेम्शिया की बात करें तो उसमें होती है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट इसलिए देते हैं क्योंकि मैग्नीशियम सीजर से प्रिवेंट करती है, इसके साथ साथ सेडेशन का भी काम करती है, ठीक है। तो वहाँ पे MgSO4 क्या होती है, सेफेस्ट ड्रग होती है, एक्लेम्शिया की चॉइस ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो मिथाइल डोपा हमने यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस दे दी, लाबेटालॉल दे दिया। उसके अलावा क्या देते हैं, अपने एक नेफिडिपिन भी देते हैं इसमें, ठीक है। कौन सी देते हैं? नेफिडिपिन। नेफिडिपिन भी देते हैं। इसकी भी जो मिथाइल डोपा है उसकी भी 250 से लेके 500 तक रहती है इसकी डोज भी। ये ओरल देते हैं, ठीक है। मैं सारे ड्रग ये ओरल ही है वैसे। इसको भी हम कैसे देते हैं? इसको भी हम TDS देते हैं ओरल, ठीक है। लेकिन जो निफिडिपिन है, निफिडिपिन कैसे देते हैं? 10 to 20 mg की होती है ये, और इसको देते हैं हम BD, ठीक है, ओरली है ये भी, ठीक है। तो ये 3 ड्रग हम यूज़ करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि डाययूरेटिक्स भी तो यूज़ करेंगे। बिल्कुल, हम लूप डाययूरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लूप डाययूरेटिक्स यूज़ करते हैं, लेकिन इनके आप जितना हो सके इतना कम चांस, मतलब कम कीजिएगा इनको यूज़। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है, जो हमारा डाययूरेटिक्स होते हैं ना, वो प्लेसेंटल सर्कुलेशन पे भी इफेक्ट डालते हैं, और जो बेबी है उसको क्या हो सकता है, फिटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस होते हैं। क्लियर हो गया इतना आपका? ठीक है। अब हम बात करते हैं और क्या देते हैं इसमें। एक और ड्रग डायज़ापाम वगैरह देते हैं। वैसे डायज़ापाम वगैरह इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम सेडेशन इसमें करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सेडेशन से क्या होता है, रिलैक्स रहती है मदर, तो हम डायज़ापाम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन आपको लाबेटालॉल जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, लाबेटालॉल हो गया, ड्रग ऑफ चॉइस मिथाइल डोपा हो गया, और AC इनहिबिटर आपका नेफिडिपिन हो गया। ये 3 चीज़ें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में याद रखनी है। क्लियर हो गया इतना आपका? ठीक है। अब हम देखते हैं, जब ये ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमको FHR वगैरह चेक करते रहना है, ठीक है। जो FHR नॉर्मल होता है कितना होता है, 120 से 160 बीट्स पर मिनट। तो अगर ये कम हो रहा है, 120 से कम हो रहा है, 100 से कम हो रहा है, तो आप समझ जाना कि ड्रग्स कहाँ पे इफेक्ट कर रही हैं, फीटल को डिस्ट्रेस कर रही हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको, हाँ, इसमें एक चीज़ नहीं बताई थी मैंने, जब साइन एंड सिम्टम लिखे थे तो इसमें वेट भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। वेट इंक्रीज़ कैसे हो रहा है भैया? एडिमा वगैरह हो रहा है तो वेट इंक्रीज़ होगा। तो अब हमको एडिशनल केयर में क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो वेट चेक करो पेशेंट का, दूसरा ब्लड विजन के लिए चेक करो, ठीक है, एडिशनल केयर में आ जाएगा ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर लेना, ठीक है। ये तो था हमारा जनरल मैनेजमेंट, ठीक है। अब जनरल मैनेजमेंट के अलावा हम जो दूसरा मैनेजमेंट करते हैं वो होता है ऑप्स मैनेजमेंट या ऑब्स्टेटिक्स मैनेजमेंट। अब ऑब्स्टेटिक मैनेजमेंट क्या होता है? ऑब्स्टेटिक मैनेजमेंट होता है, हो सकता है ज़्यादा दिक्कत होगी हो, तो अब हम ऑब्स्टेटिक मैनेजमेंट के लिए हमको 2-3-4 पॉइंट चाहिए होते हैं।
ठीक है, 4 पॉइंट्स ये होते हैं, उसमें से हमको इनके हिसाब से ही ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट करना पड़ता है, देख लेना ध्यान से। तो सबसे पहला तो है ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैसी है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अलावा दूसरा पॉइंट जो सीवियरिटी ऑफ प्री एक्लेम्शिया, सीवियरिटी ऑफ प्री एक्लेम्शिया कैसी है। तीसरा, मदर ड्रग का रिस्पॉन्स कर रही है, रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग या मेडिसिन कर रही है कि नहीं है, वो कर रही है। और चौथा जो पॉइंट होता है वो होता है कॉम्प्लिकेशन, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ड्रग ऑफ ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितनी है, मतलब कौन से वीक में प्रेगनेंसी है, सीवियरिटी कितनी हो रही है प्रेगनेंसी की, रिस्पॉन्स कैसा कर रही है मेडिसिन, और कॉम्प्लिकेशन। तो ये 4 चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इनके हिसाब से हम मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सीवियरिटी ऑफ प्री एक्लेम्शिया, रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग या मेडिसिन जो भी बोल सकते हैं आप, और लास्ट कॉम्प्लिकेशन। इन चारों के हिसाब से ही हम करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर जो मदर है, ठीक है, जो मदर है उसमें जो प्रेगनेंसी अगर 37 वीक से कम है, अब ये 4 पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितनी है, 37 वीक से कम है, सीवियरिटी कैसी है, कोई भी सीवियरिटी उसमें नहीं है, रिस्पॉन्स कैसा हो रहा है, मतलब ये 3 चीज़ें सही हैं, ये तीनों चीज़ें, सीवियरिटी ऑफ प्रेगनेंसी नहीं है, आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा कर रही है, और आपका तीसरा पॉइंट क्या है, कॉम्प्लिकेशन भी कुछ नहीं है। ये 3 चीज़ें पता चल गई आपको, सीवियरिटी नहीं हो रखी है अभी, रिस्पॉन्स भी अच्छा कर रही है ड्रग के लिए, और कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, लेकिन जो ड्रग ड्यूरेशन है वो 37 वीक से कम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें 37 वीक से कम है तो हम मॉनिटर तो सारी चीज़ें करते रहेंगे, और जो ईडीटी वाली डेट है तब तक हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है, वेट करेंगे। मतलब इसमें हम कंटिन्यू करते हैं प्रेगनेंसी को, 37 वीक से कम है और कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह नहीं है तो, ठीक है, ईडीटी वाले डेट तक करेंगे। अब अगर प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन है वो क्या हो गई है, 37 वीक से ज़्यादा हो गई है, ठीक है, 37 वीक से ज़्यादा हो गई है, और सेम चीज़ें हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इनमें से। पहले तो 37 वीक से कम था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, तो हमने वेट किया। अब 37 वीक से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, टर्मिनेशन। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, ठीक है, टर्मिनेशन नहीं करेंगे यहाँ पे भी। 37 वीक का मतलब ये थोड़ी ना है कि अभी बेबी की डिलीवरी हो जाएगी, 37 वीक का मतलब थोड़ी ना होता है। तो हम यहाँ पे भी कंटिन्यू करते हैं प्रेगनेंसी को और वेट करते हैं ईडीटी तक का, ठीक है। ऐसा नहीं कि 37 वीक कंप्लीट हो गए तो फटाफट डिलीवरी करवा दो बेबी की, ठीक है। तो ये 2 केस हमको देखने को मिल गए। अब तीसरा केस क्या हो सकता है हमारा, बताइए तीसरा केस क्या हो सकता है। अब 37 वीक से कैसा है, कम है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा 37 वीक से तो कम है, यही वाला पॉइंट, लेकिन इसमें अब प्री एक्लेम्शिया कैसा हो रहा है, माइल्ड प्री एक्लेम्शिया देखने को मिल रहा है हमको, और बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं है, ठीक है, बाकी चीज़ें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ड्रग भी अच्छा काम कर रही है, कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, सारी चीज़ें सही है। लेकिन अब यहाँ पे सीवियरिटी में क्या आ गया, प्री एक्लेम्शिया आ गया, कैसा, माइल्ड प्री एक्लेम्शिया। तो क्या करोगे, 37 वीक्स भी नहीं हुए हैं, तो इस टाइम पे आप क्या करते हो, यहाँ पे भी क्योंकि माइल्ड है, सीवियरिटी कॉम्प्लिकेशन कुछ आ नहीं रखी है, ड्रग यहाँ पे काम कर रही है, यही तो बोल रहा हूँ मैं, ड्रग यहाँ पे काम कर रही है, तो इस केस में भी आप कंटिन्यू ही करोगे। और कंटिन्यू कहाँ तक करोगे, ईडीटी तक, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं 37 वीक से हो गया ज़्यादा, क्लियर। अब यहाँ पे जो एक्लेम्शिया था वो हो गया सीवियर प्री एक्लेम्शिया। अब सीवियर प्री एक्लेम्शिया हो गया और 37 वीक से ज़्यादा है, तो क्या करोगे बताओ, इसमें आपको टर्मिनेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। सीवियर हो गया बहुत ज़्यादा, सीवियर का मतलब क्या है कि ड्रग इफेक्ट नहीं कर रही है, कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमको टर्मिनेशन करना पड़ता है, ठीक है, टर्मिनेशन आपको करवाना पड़ता है। अब लास्ट कंडीशन आती है, 37 वीक से कम है लेकिन सीवियरिटी इसमें आ गई है, सीवियर हो गया है, तब क्या करेंगे। तो तब क्या करते हैं हम, बताइए क्या करेंगे। तब हम ट्राई करते हैं जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वगैरह देने की और सारी चीज़ें देने की कोशिश करेंगे, और उसको भी जैसे तैसे हम लेके जाएंगे कहाँ तक, 37 वीक तक। अगर ईडीटी तक नहीं ले जा पा रहे हैं तो 37 वीक तक हमको ले जाना ही पड़ेगा, ले जाएंगे 37 वीक तक। और फिर क्या करेंगे, फिर 2 चीज़ें हम, क्योंकि जब डिलीवरी करवाते हैं तब हम 2 चीज़ें करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि जो सर्विक्स है वो फेवरेबल कंडीशन में है, ठीक है, तब तो आप डिलीवरी करवा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर्विक्स अनफेवरेबल है तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप प्रोस्टाग्लैंडिन देते हो, क्या है सर्वाइकल राइपनिंग कर देगा, सर्विक्स सॉफ्ट हो जाएगी और इजीली ओपन होने लग जाएगी, तब आप क्या कर दोगे, यहाँ पे डिलीवरी करवा दोगे। अब समझ लो कि सर्वाइक्स फिर भी अनफेवरेबल रही तो आप क्या करवा दोगे इसमें सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, तो इसमें दो ही चांस रहते हैं हमारे पास, या तो वजाइनल डिलीवरी के और या सिजेरियन सेक्शन के। क्लियर हो गया? दोबारा से एक बार इसको फिर से बता देता हूँ। मैंने फर्स्ट वन में कहा देखो 37 वीक से कम है, कोई दिक्कत नहीं है, ना सीवियरिटी है, रिस्पॉन्स भी अच्छा है और कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, तो उस केस में हम ईडीटी तक खींचेंगे। 37 वीक से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन अभी ईडीटी नहीं आई है तो भी हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। लेकिन अब देखो प्री एक्लेम्शिया हो गया है, यहाँ पे सीवियरिटी थोड़ी सी आने लग गई है, माइल्ड हो गया है और 37 वीक से कम है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 37 वीक से कम हम सीधे डिलीवरी नहीं करवा सकते। तो माइल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रग वगैरह तो दे ही रहे हैं हमने ऐसा तो नहीं बोला कि ड्रग का रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। यहाँ पे माइल्ड प्री एक्लेम्शिया तो है लेकिन ड्रग का रिस्पॉन्स भी तो हो रहा है, तो इसीलिए इसको ईडीटी तक कंटिन्यू करेंगे। अगला हमने बोला 37 वीक से ज़्यादा हो गया और सीवियरिटी ऑफ हो गई है प्री एक्लेम्शिया की, तो उस केस में क्या करेंगे, सीवियरिटी भी हो गई है और ड्रग का इफेक्ट भी नहीं हो रहा और एज भी ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पे हमको टर्मिनेशन करना ही करना पड़ता है। अब सीवियरिटी हो गई है लेकिन 37 वीक से कम है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम एंटी हाइपर ड्रग वगैरह दे के रेस्ट वगैरह प्रोवाइड करके कैसे न कैसे 37 वीक तक हम लेके जाएंगे। वहाँ पे हम देखेंगे सर्विक्स अगर फेवरेबल है तो डिलीवरी करवा देंगे, नहीं है तो प्रोस्टाग्लैंडिन देके तब डिलीवरी करवाएंगे, अगर तब भी नहीं होता है तो फिर सिजेरियन सेक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द प्री एक्लेम्शिया। थोड़ा सा और अधिक डिस्कस हम इसको करेंगे जब हम एक्लेम्शिया पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक एक पॉइंट आप देख लीजिएगा इसमें। थैंक यू, क्लास डिसमिस।